दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों अपने मीटरोलॉजी का पोर्शन पूरा हो चुका था, तो जो मौसम विज्ञान वाला चैप्टर है लगभग 5-6 चैप्टर हुए हैं, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब से अपना टॉपिक रहेगा सोइल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मृदा विज्ञान से। क्या होती है मृदा, क्या इसकी परिभाषा होती है और किस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों? सोइल यानी कि मृदा। मृदा तो सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? लैटिन भाषा के। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? सोलम। सोलम। और इसका अर्थ क्या होता है? फरस। फरस यानी कि फ्लोर। ठीक है, यानी कि सोइल या मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फरस या फ्लोर होता है मेरे दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि मृदा की परिभाषा। जो आपके मृदा या सोइल है उसकी सामान्यतः परिभाषा आप बोल सकते हैं कि यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। जैसे यह पृथ्वी है और इसकी यह ऊपरी परत है, वही क्या कहलाती है? मृदा। दोबारा से सुनिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पौधों की वृद्धि का माध्यम है, क्या कहलाती है? मृदा। यह तो हो गई आपके जनरल डेफिनेशन, यानी कि सामान्य डेफिनेशन को आप बोल सकते हैं। अब लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा क्या है इसकी? वैज्ञानिक परिभाषा, मृदा की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? तो सुनिए कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों एवं खनिज पदार्थों, ये खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ एक ही बात है, वह सूक्ष्म जीवों के संगठन से मिलकर बनी हुई होती है और पौधों को वृद्धि देती है। क्या कहलाती है? मृदा। तो सुनिए, मृदा एक क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड है जो कि कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों या खनिज पदार्थों व सूक्ष्म जीवों के संगठन से मिलकर बनी हुई होती है और पौधों को वृद्धि प्रदान करती है। क्या कहलाती है? मृदा। दोबारा से देखिए वैज्ञानिक परिभाषा। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है या प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड है जो कि कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों और खनिज पदार्थों, ये खनिज पदार्थ हो गए, और सूक्ष्म जीवों के संगठन से मिलकर बनी हुई होती है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ कैसे, कहाँ से आएंगे कार्बनिक पदार्थ? जैसे फसल अवशेष से, पशुओं के अवशेष से, पेड़ों के अवशेष से आदि से। अकार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ ये चट्टानों के अवशेष यानी कि चट्टानों से आएंगे। और सूक्ष्म जीव, मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड है, फंजाई है, वो आदि के संगठन से मिलकर बनी हुई होती है। कौन? मृदा, जो पौधों की वृद्धि का माध्यम है। अब आगे देखते हैं कि शाखाएं, कि मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं मेरे दोस्तों। तो मृदा विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। शाखाएं तो मुख्यतः मृदा विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2। कौन कौन सी? एक है पेडोलॉजी और दूसरी है इडेफोलॉजी। अब देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड? ग्रीक वर्ड है। मैंने बताया था जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाए वह लैटिन, और जिस शब्द के पीछे लॉजी या नोमी लग जाए वह ग्रीक होगा। तो लॉजी लगा हुआ है तो ग्रीक वर्ड है, जबकि मृदा कौन सी है? लैटिन वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड है। तो पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण एवं उसके वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? पेडोलॉजी, जिसमें मृदा के उत्पत्ति वह मृदा के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, वह उसके वर्णन के बारे में
अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। दोबारा सुनिएगा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड यानी कि नेचुरल बॉडी। ठीक है। अब है इडेपोलॉजी। क्या होता है इडेपोलॉजी? सुनिए कि मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन करना। जैसे ये मृदा है, क्या है? मृदा है, ठीक है, और ये पौधे उगे हुए हैं। इन पौधों के संबंध में, या मृदा है ये और ये पौधे हैं, तो मृदा का हम अध्ययन करेंगे। किसके संबंध में? पौधों के संबंध में। उसे ही क्या कहते हैं? इडेपोलॉजी। मृदा का पौधे के संबंध में, पौधे के संबंध में अध्ययन। मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन। अब कैसे? पौधे के संबंध में कैसे? कि मृदा का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है, और पौधे के संबंध में जैसे पौधे की उपज, उसकी वृद्धि और उसकी उपज तो देख ली, वृद्धि, उपज व उसके पोषण, यानी कि मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि, उसके उपज और उसके पोषण के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इडेपोलॉजी। और इडेपोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? एक नेचुरल हैबिटेट, यानी कि प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास, ये तो क्या था? प्राकृतिक पिंड यानी कि नेचुरल बॉडी, जबकि ये क्या है? नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास। ये हो गए आपकी दोनों शाखाएं, पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है अपना मेन इंपॉर्टेंट है सोइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा की परिच्छेदिका। सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। देखिए परिभाषा, किसे कहते हैं मृदा की परिच्छेदिका? मृदा की खड़ी काट करने पर या ऊर्ध्वाधर काट करने पर। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी और क्षितिज मतलब आडी। तो हमारी परिभाषा में आ रहा है ऊर्ध्वाधर, मृदा की ऊर्ध्वाधर काट करने पर। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी काट करने पर। यह मृदा है और इसकी हम खड़ी काट करेंगे, ऊर्ध्वाधर या खड़ी काट करेंगे। तो इस खड़ी काट करने पर मृदा में विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं। ये संस्तर, मृदा में विभिन्न संस्तर या होरिजन दिखाई देते हैं। होरिजन या संस्तर दिखाई देते हैं। इन संस्तरों को सम्मिलित रूप से मृदा की परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। दोबारा सुनना, मृदा की खड़ी काट करने पर उसमें विभिन्न संस्तर या होरिजन दिखाई देते हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। और प्रत्येक संस्तर को या प्रत्येक खंड को मृदा के संस्तर या होरिजन बोलते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। अब है मृदा के संस्तर या होरिजन कितने होते हैं? तो मुख्यतः होते हैं ये 4। मुख्यतः कितने होते हैं? ये मृदा में संस्तर 4 होते हैं। लेकिन एक होती है कर्षित भूमि, एक होती है अकर्षित। कर्षित मतलब सामान्य भूमि जिसमें हम खेती करते हैं, और अकर्षित मतलब वनों की भूमि। वनों की भूमि में हम खेती थोड़ी करते हैं, नहीं करते, तो वह हो गई वनों की भूमि या अकर्षित। और कर्षित भूमि सामान्य भूमि हो गई। तो कर्षित भूमि में जो संस्तर होते हैं मुख्यतः तो 4 हो गई, लेकिन कर्षित या सामान्य भूमि में हो गए 3 संस्तर। जबकि अकर्षित संस्तर है उसमें, या अकर्षित या वनों की भूमि में है कितने? 4 संस्तर। ठीक है। 3 कौन कौन से? ए, बी और सी संस्तर। जबकि 4 कौन कौन से हुए? ओ, ए, बी और सी संस्तर। ये हो गए 4 और ये हो गए 3 संस्तर। अब आप पूछोगे कि वनों की या आकर्षित भूमि में 4 कैसे हुई है और इसमें 3 कैसे हुई? तो बता रहा हूं कि वनों की भूमि में हमेशा ऑर्गेनिक संस्तर या कार्बनिक संस्तर पाया जाता है, जबकि कर्षित जो सामान्य भूमि है उसमें नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो
वनों की भूमि या आकर्षित क्षेत्रों या भूमि में हम खेती नहीं करते हैं, जिसके कारण ऊपरी परत पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि आकर्षित या सामान्य भूमि में हम कल्टीवेशन या लगातार खेती करते हैं, जिसके कारण जो कार्बनिक पदार्थ पड़े हुए हैं वह मृदा में मिल जाते हैं और 3 संस्तर ही पाए जाते हैं। इस कारण इसमें 3 और इसमें 4 संस्तर। अब देखते हैं चारों संस्तरों का वर्णन कि 4 संस्तर कौन कौन से हैं और उनका वर्णन किस प्रकार है। तो देखिए एक डायग्राम के द्वारा ये एक है ओ संस्तर, चारों को देखते हैं, ए बी और लास्ट में है सी संस्तर। ओ मतलब ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक संस्तर, कार्बनिक संस्तर, और इसको बोलते हैं खनिज संस्तर, खनिज संस्तर या इल्लुवियल संस्तर, इल्लुवियल ओरिजिन या लीचिंग यानी कि निक्षालन संस्तर, निक्षालन संस्तर या वॉशिंग आउट या वॉश आउट, इसको बोलते हैं अपने संचयन संस्तर, संचयन संस्तर, ठीक है। या एक इल्लुवियल, ये तो है ई वाला, ये है आई वाला, इल्लुवियल, इल्लुवियल ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया। या एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन या संचयन या एक्यूमुलेशन एक ही बात है। या वॉशिंग इन बोल दो, वॉश इन या वॉशिंग इन संस्तर हो गया, ठीक है। अब ये वाला है, इसको बोलते हैं पैतृक संस्तर, पैतृक संस्तर। ये चारों स्तर हो गए, ठीक है। ओ में भी 2 पाए जाते हैं, O1 और O2, और ए में 3, A1 A2 और A3, बी में भी 3, B1 B2 और B3, और ये सी वाला हो ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओ संस्तर की, ओ संस्तर की। तो ये सबसे ऊपर वाला संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आते हैं? जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, फसल के अवशेष, पशु अवशेष, इस प्रकार से ये कार्बनिक संस्तर ऊपर वाला ओ संस्तर हो गया, जो कि वनों की भूमि या आकर्षित भूमि में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार हो गए, O1 और O2। O1 में तो जो आएगा कार्बनिक पदार्थ वह है अर्ध अपघटित आएगा, अर्ध अपघटित, यानी कि O1 इसमें अर्ध अपघटित कार्बनिक पदार्थ आएंगे, कार्बनिक पदार्थ या संस्तर। इसमें पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ आएंगे। अब बात करते हैं ए वाले की, तो इसको क्या बोलते हैं? खनिज संस्तर या निक्षालन संस्तर। क्यों? क्योंकि इसमें से Fe और Al यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिका, ठीक है, इनका निक्षालन हो जाता है और इस संस्तर बी संस्तर में आ जाते हैं। इस कारण इसको निक्षालन संस्तर, वॉश आउट इल्लुवियल या खनिज संस्तर बोलते हैं। निक्षालन संस्तर या इल्लुवियल या वॉश आउट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिका का निक्षालन होकर नीचे वाले बी संस्तर में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस संस्तर को बोलते हैं पोषक तत्वों का गतिशील संस्तर। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व हैं गतिशील होते हैं और निक्षालन होकर नीचे वाले संस्तर में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले, इसको बोलते हैं संचयन संस्तर। क्यों? क्योंकि जो ये आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिका का निक्षालन होकर आए थे वह इस बी में, किस संस्तर में? बी संस्तर में आकर संचयन हो जाएंगे, या ये मतलब बी में आकर बैठ जाएंगे। इस कारण इसको संचयन संस्तर या वॉशिंग या इल्लुवियल संस्तर बोलते हैं। और इसको, इस बी संस्तर को पोषक तत्वों का गतिहीन संस्तर बोलते हैं। इसको गतिशील संस्तर, पोषक तत्वों का गतिशील संस्तर, जबकि इसको पोषक तत्वों का गतिहीन संस्तर, गतिहीन संस्तर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्व आकर
ठहर जाते हैं, गति नहीं करते। ठीक है, ये हो गया आपके बी संयंत्र। अब बात करते हैं सी संयंत्र को, इसको पैतृक संयंत्र भी बोलते हैं। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आकर जमा हो जाते हैं, इसको पैतृक संयंत्र बोलते हैं। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आकर जमा हो जाते हैं। ये हो गया आपका मृदा की प्रोफाइल। अब देखते हैं मृदा की प्रोफाइल से संबंधित कुछ टर्म्स, यानी कि कुछ डेफिनेशंस है मृदा प्रोफाइल से संबंधित, वो देखते हैं। एक होता है सोलम, एक होता है रिगोसोल, एक होता है रिगोलिथ। ठीक है, ये टर्म्स है मृदा की प्रोफाइल से संबंधित। सोलम, सोलम बोलते हैं दोस्तों A+B संयंत्र को। हमने मृदा प्रोफाइल पढ़ी थी, उसमें A और B जो संयंत्र होता है उनको मिलाकर बोलते हैं सोलम। अब है रिगोसोल, रिगोसोल बोलते हैं दोस्तों एजोनल सोइल को, एजोनल सोइल को, एजोनल सोइल या अविभक्त मृदा को, अविभक्त मृदा को या मृदा के अविभक्त संयंत्रों को रिगोसोल बोलते हैं। अब अविभक्त मृदा या एजोनल सोइल क्या होती है? जिसमें सोइल प्रोफाइल का विकास नहीं होता, जिसमें सोइल प्रोफाइल का विकास नहीं होता, उनको एजोनल या अविभक्त मृदा बोलते हैं। अब बात करते हैं रिगोलिथ की, तो रिगोलिथ बोलते हैं दोस्तों A+B+C को क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि रिगोलिथ कैसे बनता है। तो देखिए पूरा समझिए, ये है एक चट्टान, क्या है? एक चट्टान। अब चट्टान का क्या होगा? क्षरण, क्षरण या अपक्षरण, किसके द्वारा? जल, वायु आदि के द्वारा इसका क्या होगा? चट्टान का क्षरण होगा। और क्षरण होने से इस चट्टान के चारों ओर, इस चट्टान के चारों ओर ढीला ढाला पदार्थ, ढीला ढाला पदार्थ, ढीला ढाला पदार्थ बन जाता है। इस जो ढीला ढाला पदार्थ है, इस ढीला ढाला पदार्थ को क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। रिगोलिथ दोबारा से देखिए, चट्टान है, इसका क्षरण हुआ जल, वायु व अन्य क्रियाओं के द्वारा। इसका क्षरण होने से इस चट्टान के चारों ओर जो ढीला ढाला पदार्थ, ढीला ढाला मतलब अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड या ढीला ढाला पदार्थ बना, इसको ही क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। अब रिगोलिथ पर मृदा निर्माण की क्रियाएं व कारक या प्रक्रियाएं व कारक कार्य करेंगे और लास्ट में वास्तविक मृदा बन जाएगी, वास्तविक मृदा बन जाएगी, यानी कि ट्रू सोइल। ठीक है, यानी कि चट्टान और वास्तविक मृदा के बीच की जो कड़ी आती है या बीच की जो स्टेज आती है, उसको ही क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं। दोबारा से देखिए, चट्टान पर ये क्षरण होगा, फिर बाद में ढीला ढाला पदार्थ बनेगा क्षरण होने से, और बाद में वास्तविक मृदा बन जाएगी। यानी कि चट्टान से वास्तविक मृदा के बीच की जो कड़ी होती है या ढीला ढाला पदार्थ होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं मेरे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपके मृदा विज्ञान या सोइल साइंस का पहला टॉपिक, जिसमें हमने मृदा के डेफिनेशन के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया, उसकी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया और मृदा की प्रोफाइल के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में अध्ययन कर लिया मेरे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ एक नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। जब तक दोस्तों नमस्कार।